दोस्तों, उत्तर प्रदेश के घोसी विधानसभा के जो उपचुनाव हुए, वहां से कई नेताओं की कलई खुली है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर क्या चल रहा है ये भी पता चला, और ये भी पता चला कि जो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में जो उनके घटक दल हैं, जो उनके अलाइज हैं, वो कितने पानी में हैं। चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे वो संजय निषाद हो, चाहे अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो, चाहे वो, ये सब कुछ पता चल गया। घोसी के उपचुनाव के जो नतीजे आए, उनसे बहुत सारी पिक्चर क्लियर हो गई। एक और बात जो क्लियर नहीं हो रही है वो ये कि क्या घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने सिर्फ अपने दम पर यह चुनाव जीत लिया? क्या समाजवादी पार्टी वहां इतना मजबूत है? क्या वहां पर किसी की उसको हेल्प मिली? क्या योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी की हेल्प कर दी? और अगर कर दी तो क्यों कर दी? या फिर मायावती ने समाजवादी पार्टी की हेल्प की? मैं ये सवाल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि ये चर्चा हो रही है दोस्तों, और ये चर्चा लखनऊ से लेकर के राजधानी दिल्ली तक हो रही है। चर्चा इस बात की भी हो रही है कि क्या उत्तर प्रदेश में, खास करके 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, क्या यूपी बीजेपी और दिल्ली में बैठे जो गुजरात एंड कंपनी के लोग हैं उनसे पट नहीं रही है? क्या बाबा की गुजरात एंड कंपनी से ठन चुकी है क्या? तो इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या मऊ की जो घोसी विधानसभा सीट है उसको लेकर के मुकाबला सिर्फ समाजवादी पार्टी और बीजेपी में नहीं था। असली मुकाबला तो भारतीय जनता पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी का था। दिल्ली वर्सेस यूपी का था क्या? दिल्ली वर्सेस लखनऊ का था क्या? क्योंकि जिस तरीके का पुराना घटनाक्रम पिछले कुछ दिनों में हुआ है, अगर आप उस पर नजर डालेंगे तो आपको ये चीजें बहुत क्लियर कट समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को दिल्ली से साइडलाइन किया जा रहा था। देखिए, दो घटनाओं का जिक्र कर रहा हूं, ओम प्रकाश राजभर के और दारा सिंह चौहान का। ये वो दोनों व्यक्ति हैं जो 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, पिछले साल वाला चुनाव से आयन पहले पलटी मारे और समाजवादी पार्टी में शिफ्ट कर गए। उस दौरान योगी आदित्यनाथ को ओम प्रकाश राजभर ने क्या क्या नहीं कहा, कितना बुरा नहीं बोला, जितना बुरा बोला जा सकता था उतना बुरा बोला। और ये तब बोला जब ओम प्रकाश राजभर 2017 के बाद जब बीजेपी उत्तर प्रदेश में जीत करके आई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने, तो बाकायदा मंत्री पद दिया गया उनको। अलायंस में थे बीजेपी के साथ, फिर सपा के साथ चुनाव लड़े, सपा से बनी नहीं, फिर बीजेपी में आ गए। और बीजेपी में आने की घटना देखिए, चाहे वो दारा सिंह चौहान हो, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो। इस बार क्या हुआ कि इन्होंने एंट्री सीधा ली दिल्ली से, सीधा दिल्ली गए, वहां से ग्रीन सिग्नल मिला, खातिरदारी कराई और आकर के उत्तर प्रदेश बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। यानी कि सीधे तौर पर ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को किनारे करने वाला काम था। उनको दरकिनार किया गया, दिल्ली में बैठे आलाकमान ने उनको दरकिनार किया। दरकिनार क्यों किया? दरकिनार इसलिए किया क्योंकि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 लोकसभा जीतने को लेकर के जो प्लान है, उसमें ये छोटे छोटे दो दल हैं उनकी जरूरत है। खास करके उत्तर प्रदेश, खास करके पूर्वांचल में। अब पूर्वांचल में दारा सिंह चौहान है, पूर्वांचल में अनुप्रिया पटेल है, पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर है। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को किनारे करके इन छोटे अलायंस को साथ ला करके क्या दिल्ली बीजेपी, क्या दिल्ली में बैठे आलाकमान यूपी जीत पाएंगे? दरअसल ये मुकाबला ना यूपी वर्सेस दिल्ली की ताकत का है। और ताकत का इसलिए क्योंकि आप देखिए, इस घोसी का जो विधानसभा चुनाव था, इसमें सब के सब ने प्रचार किया। 2 डिप्टी सीएम, पूरी कैबिनेट, 60 विधायक, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभा की। बावजूद उसके ये चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दारा सिंह चौहान नहीं जीत पाए। ये माना जाता है कि जो बाई इलेक्शन होता है, ये कहीं ना कहीं उस पर सरकार का होल्ड होता है और सरकार एज में रहती है। जो भी इनकम्बेंट गवर्नमेंट रहती है उसको इसका फायदा मिलता है बाई इलेक्शन में। बावजूद उसके 41,000 से ज्यादा वोटों से हारना, हाँ, और सत्ताधारी दल का, उसके उम्मीदवार का, ये अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही घोसी सीट भारतीय जनता पार्टी को हरवाई? क्योंकि ये चर्चा है, और इसलिए हरवाई क्योंकि वो दिल्ली को मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप हमको
किनारे करेंगे, अगर आप हमको साइडलाइन करने की कोशिश करेंगे तो आप हमारी ताकत 2024 में देख लेंगे। और अगर यकीन मानिए, अगर इस तरीके के घटनाक्रम हुए, इस तरीके की चीज़ें घटी, तो समस्या हो जाएगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्फत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और अमित शाह, क्योंकि उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की ये जो सीधी एंट्री हुई दिल्ली से, उसको लेकर के योगी आदित्यनाथ ये बहुत ज़्यादा अपने आप को ये चर्चा है कि वो साइडलाइन महसूस कर रहे थे। और उसी का ही नतीजा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ बहुत बुरी तरीके से हारी। हालांकि उत्तर प्रदेश की मीडिया और नेशनल मीडिया ने उसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। किसी ने लिखा कि भाई समाजवादी पार्टी ने अपनी सीट बचा ली, किसी ने लिखा कि दारा सिंह चौहान हार गए, बीजेपी का जिक्र ही नहीं लिया। तो इस तरीके की हेडलाइन अखबारों में भी छपी, लेकिन असली बात यही है कि ये चुनाव अगर उत्तर प्रदेश की सरकार चाहती तो दारा सिंह चौहान आसानी से जीत सकते थे। लेकिन अगर दारा सिंह चौहान डायरेक्ट एंट्री लेकर के नहीं आते, तो अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को किनारे नहीं किया जाता, तो क्योंकि इस तरीके की चर्चाएं दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक जितने भी पॉलिटिकल पंडित हैं, जितने भी पॉलिटिकल एनालिस्ट थे जो करीब से ग्राउंड पर वहाँ पर मौजूद थे, उनमें चर्चा यही है। अच्छा, दूसरी तरफ इसमें मायावती ने बहुत अच्छा अपना रोल प्ले किया। तो मायावती काफ़ी समाजवादी पार्टी की जो कैंडिडेट सुधाकर सिंह वहाँ से चुनाव जीते, उसमें दलित वोटर्स का भी बहुत बड़ा हाथ है। बताया जा रहा है कि दलितों और ठाकुरों ने ही वहाँ पर समाजवादी पार्टी को चुनाव जितवा दिया। अभी आप ये समझ लिया, बावजूद उसके ठाकुरों ने वोट दिया समाजवादी पार्टी के, जब सपा के ही महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार कभी रामचरितमानस पर बयान दे रहे हैं, कभी वो हिंदू धर्म सनातन धर्म को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उसके बावजूद वहाँ पर ठाकुरों ने वोट किया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब सीधे तौर पर यही हुआ कि कहीं ना कहीं पहली चीज तो कैडर का गठबंधन नहीं हुआ, कैडर शिफ्ट नहीं कर पाया। भाई एक कैडर साल भर पहले जो समाजवादी पार्टी के खिलाफ प्रचार कर रहा था, या वो समाजवादी पार्टी कैंडिडेट के खिलाफ प्रचार कर रहा था, वही समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट इस्तीफा दे करके बीजेपी में आ गया। तो अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उनके लिए वोट मांगना पड़ रहा है, तो वो किस मुंह से जाए वोट मांगने? तमाम सारे सवाल है। और इसीलिए ये चर्चा हो रही है कि ये जो चुनाव था, ये चुनाव दरअसल समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी का नहीं था। ये चुनाव जो था, ये उत्तर प्रदेश बीजेपी वर्सेस दिल्ली बीजेपी का था। ये चुनाव मोदी बनाम योगी आदित्यनाथ का था। क्यों? क्योंकि 24 में योगी आदित्यनाथ को ये पता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी, अगर मोदी 300 का आंकड़ा, 300 सीटों का आंकड़ा पार कर पाए, तो आगे जो उनका प्रधानमंत्री पद की जो दावेदारी है वो कमजोर हो जाएगी। और अगर यही सीटें 200 के अंदर या 200 के आसपास रहती है, तो फिर प्रधानमंत्री पद की दावेदारी योगी आदित्यनाथ की पुख्ता होगी। इसीलिए तमाम सारे लोगों का मानना है, चर्चा ये है कि खुद उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो ये चाहते हैं, जो योगी आदित्यनाथ को पसंद करते हैं, वो कैडर, वो कार्यकर्ता, वो पदाधिकारी चाहता है कि 24 में सरकार तो बने, लेकिन पूर्ण बहुमत की ना बने, 200 के भीतर बीजेपी रहे, तो फायदा है योगी आदित्यनाथ का। और उनके पीछे तो बताया जा रहा संघ का भी हाथ है, आरएसएस ने भी यस बोल दिया है। अब ऐसे में देखना होगा कि 2024 में योगी आदित्यनाथ का क्या स्टैंड रहता है। क्या भारतीय जनता पार्टी 200 के भीतर या 202, 204, 205, 210 तक सिमट के रह जाती है, या फिर मोदी अपने प्लान में कामयाब साबित होते हैं? लेकिन आपको क्या लगता है, हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो, ये एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर ये वीडियो आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए। और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, तो हमें फॉलो भी कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।